अर्थ अकेला नहीं है। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को पता चला है कि हमारा प्लैनेट मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद करोड़ों प्लैनेट्स में से सिर्फ एक है। बल्कि ज्यादा चांस तो गैलेक्सी में स्टार से ज्यादा प्लैनेट होने के लगते हैं। अब हम इन प्लैनेट्स पर एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर और यहाँ तक कि जीवन के सुराग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद आप रात के आसमान में इशारा करके कहेंगे, वो रहा दूसरा अर्थ। हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका है ये जानने का कि किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ है या नहीं। एक और अर्थ, एलियन लाइफ, सच सामने है। हमें मालूम है कि अगर अर्थ पर लाइफ है तो क्यों है। सन ओशंस को गर्म करता है और उससे वो परफेक्ट एनवायरनमेंट पैदा होता है जो हर तरह के जीवन के लिए जरूरी है, सबसे छोटे से लेकर उन बड़े जानवरों तक जो उन्हें खाते हैं। पहाड़, मैदानी इलाके और जंगल, यहां पेड़ पौधों और जानवरों की अनगिनत स्पीसीज रहती हैं जिन्हें एटमॉस्फेयर की एक मोटी चादर बचा कर रखती है। हमारे लिए ये स्वर्ग है। 20 साल पहले साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने यह जानने का फैसला किया कि रात में चमकने वाले स्टार्स के चक्कर लगाते एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ और ऐसे स्वर्ग तो नहीं हैं। सिर्फ पिछले 10 सालों में अचानक ही ऐसे बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स का पता चला है जिनसे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन आ गया है। जब एक्सोप्लैनेट्स की तलाश शुरू की गई तो बहुत सारे और बहुत बड़े जुपिटर के साइज के एक्सोप्लैनेट्स सामने आए। इन गर्म गैसी जायंट्स को ढूंढना आसान था, पर इन पर लाइफ के होने का सवाल ही नहीं उठता था। पर अब नए टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजी से एस्ट्रोनॉमर्स कहीं ज्यादा छोटे अर्थ के साइज के प्लैनेट्स को भी ढूंढ पा रहे हैं। इसके हैरान करने वाले नतीजों के बाद हमारा खुद को यूनिवर्स में देखने का नजरिया ही बदल गया है। हमें भी एक बहुत खास बात पता चल चुकी है। हमारा प्लेनेट अर्थ यूनिक नहीं है, यहाँ तक कि रेयर भी नहीं है। वहां पर हजारों लाखों अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं जो दूसरे स्टार्स के चक्कर काट रहे हैं। कुछ स्टार्स के पास एक से ज्यादा अर्थ्स हैं जो उनके चक्कर लगा रहे हैं। वो इतने कॉमन है अर्थ जैसे प्लैनेट्स। हम इन एक्सोप्लैनेट्स को एक स्पेस टेलीस्कोप केपलर की वजह से देख पाए हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में मौजूद एक ऑब्जर्वेटरी है जो आसमान के एक हिस्से पर नजर रखती है। केपलर की नजर लगभग 1.5 लाख स्टार्स पर रहती है और उन प्लैनेट्स को ढूंढता रहता है जो उन स्टार्स के चक्कर लगाते हैं। जब भी एक प्लैनेट अपने स्टार के आगे से निकलता है वो उसकी थोड़ी सी स्टार लाइट को रोकता है। अगर आप उस लाइट को प्लॉट कर रहे हैं जो स्टार से आती है तो वो कम होती है और फिर प्लैनेट के निकल जाने पर बढ़ जाती है। सिर्फ 4 सालों में साइंटिस्ट्स ने सिर्फ उनके शैडोज से 1000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट कर लिए हैं। पर इससे ये पता नहीं चलता है कि क्या वो शैडो किसी ऐसे बड़े गैसी प्लैनेट की है जिस पर लाइफ हो ही नहीं सकती है, या फिर अर्थ जैसे लाइफ को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट की है। इसमें हम ये मेजर करते हैं कि जब एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के आगे से निकलता है तो उस स्टार के मुकाबले उस प्लैनेट का एरिया क्या है जिसके आगे से वो निकल रहा है। तो ये बेसिकली ये एक रेशियो है। बड़े स्टार्स को क्रॉस करने वाले बड़े जुपिटर के साइज के प्लैनेट्स केपलर को धोखा दे देते हैं। वो लाइट के उतने ही हिस्से को ब्लॉक करते हैं जितना छोटे स्टार्स के आगे से गुजर रहे अर्थ के साइज के प्लैनेट्स करते हैं। ये साबित करने के लिए कि प्लैनेट का साइज अर्थ जितना है, पहले दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप से स्टार का साइज नापना जरूरी होता है। पर इसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत पैसा लगता है और बहुत ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ब्लॉकेज इकट्ठा हो जाता है। पर एस्ट्रोनॉमर केवॉन स्टैसन ने इसका एक कमाल का शॉर्टकट ढूंढ निकाला है। ये रॉ केपलर डेटा को साउंड में बदल देते हैं।
वो जिसे केपलर टेलीस्कोप मेजर करता है और जो डेटा हम यूज करते हैं वो उस स्टार की फ्लिकरिंग की वजह से ब्राइटनेस में आए छोटे बदलाव होते हैं जो उसकी सरफेस पर गैसेस के बॉइलिंग और रॉयलिंग मोशन से पैदा होते हैं। फिर हम ये करते हैं कि उस लाइट फ्लिकरिंग डेटा को लेकर उसे अपने साउंड स्टूडियोज में ऑडियो फ्रीक्वेंसी में बदल देते हैं और इस तरह हम उसे साउंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम एक्चुअली लाइट से डिटेक्ट कर रहे हैं। वो स्टार जितना बड़ा होता है उसके सरफेस पर एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए बड़े स्टार्स ज्यादा जोर से फ्लिकर करते हैं। इसे साउंड में बदलते ही वो एक्टिविटी कान फाड़ने वाली हिस बन जाती है। अब कुछ स्टार्स की आवाज सुनते हैं। जरा रेड जायंट स्टार की आवाज सुनाना प्लीज। अब मैं यहाँ लगभग फौरन मिल जाते हैं और एक बार स्टार का साइज पता चल जाए उसके बाद उस प्लेनेट का साइज जानना बच्चों का खेल होता है जो उसके आगे से गुजर रहा होता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आज के दौर में एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ और अगले अर्थ को ढूंढने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आज हमें ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों दुनिया मिल रही हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब अगला अर्थ हमारे सामने होगा। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि मिल्की वे में करोड़ों ऐसे अर्थ जैसे चमकीले प्लैनेट्स हो सकते हैं जिन पर जीवन हो सकता है। हम जानते हैं कि जीवन के लिए पानी जरूरी होता है। साइंटिस्ट्स इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद प्लैनेट पर यह जादुई चीज है या नहीं। पानी हमारे लिविंग वर्ल्ड को बांटता है। जिन्हें मिलता है खुश रहते हैं, जिन्हें नहीं मिलता दिक्कत सहते हैं। कमाल की बात यह है कि जो पानी हम आज पीते हैं उसमें वही एटम है जो उस पानी में थे जिसे 10 करोड़ साल पहले डायनासोर्स पीते थे। ये वही पानी है जो 400 करोड़ साल पहले शुरू के अर्थ पर बादल बनाता था। इस अर्थ पर आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हुए हैं उन्होंने जिंदा रहने के लिए एक बायोकेमिकल पावर हाउस के तौर पर इसी पानी को इस्तेमाल किया है। अर्थ पर हर तरह की लाइफ को बढ़ने और रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए होता है। यह लाइफ के लिए कॉमन इकोलॉजिकल जरूरत है। लिक्विड वाटर एवोल्यूशन को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन बना सकते हैं। ऐसा चार्ज से होता है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच H2O में वो चार्जेस हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं जो नेचर में हर चीज में होते हैं। ये बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम लिक्विड्स में होता है। तो जब आप यूनिवर्स में देखते हैं और सोचते हैं कि लाइफ किन प्लैनेट्स पर हो सकती है तो सबसे पहले आपको ख्याल आता है लिक्विड वाटर का। ये समझने के लिए कि वहां पर कितना लिक्विड वाटर है, एस्ट्रोनॉमर्स को पहले ये पता लगाना होगा कि वाटर अपने सभी फॉर्म्स में कितना कॉमन है। हैरानी की बात यह है कि वो उन्हें हर जगह मिला।